सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज चैप्टर 4 का लेक्चर सेकंड है, जिसमें कि आज हम लोग बहुत सारी बातों को सीखेंगे। और मैंने आपको पीछे बहुत सारी बातें भी बताई थी, जिसमें हम लोगों ने कपड़ों के बारे में बात किया था और कपड़ों के इतिहास के बारे में बात किया था, तैयार करने की विधि के बारे में बात किया था। हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा था और फिर कुछ चीज़ें उसी टॉपिक में हमारी बच गई थी, जो कि मैंने आपको कहा था कि आने वाले लेक्चर्स में मैं उसे कंप्लीट कराऊंगा। तो वही कुछ बातें मैं पीछे लिख के आया हूं पहले से, ताकि जो आगे रहे हमारा वो एक फ्रेश हेडिंग स्टार्ट हो। इसी वजह से मैं ये सभी बातें लिख के लाया हूं। तो मैंने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया था कि जो भी सूत को रंगा जाता है या फिर जो भी सूत को नहीं रंगा जाता है उसे बॉबिन या फिर फिरकी भी कहते हैं या परेता कहते हैं, उसी पर उसे लपेटा जाता है। सूतों की बुनाई जो की जाती है वो करघों से की जाती है। किस प्रकार की जाती है ये सभी बातें मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप पहले उसे देखिए, उसके बाद फिर यहाँ आइएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें अब इस चैप्टर से ऐसी हो गई है जो कि आपको पहले पिछला लेक्चर देखना पड़ जाएगा, उसके बाद आप नए लेक्चर को देख पाओगे। पहले मैं खुद बोलता था कि अगर आप पिछला लेक्चर देख के नहीं आए हो तो भी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन आज से मैं बोलता हूँ कि आने वाले लेक्चर्स में भी यही बात बोलूँगा कि जो बच्चे पीछे के लेक्चर्स देख के नहीं आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सभी लेक्चर्स को अच्छे से देख के आइए, फिर आप न्यू क्लास में एंट्री लीजिए। तो कुटीर उद्योग के बारे में भी मैंने बताया था कि महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी तो उसमें अंग्रेज़ के मिल में जितने भी कपड़े तैयार हुए थे उन सभी का बहिष्कार किया और अपने चरखे को बढ़ावा दिया। चरखे से सूत किए गए तैयार जो थे उसको बढ़ावा दिया। और कुटीर उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जो कि लोग अपने घरों में चला सकते हैं और उनसे कपड़े बना सकते हैं। यानी कि चरखे जब घर में चलाते थे, तैयार लोग सूत तैयार करते थे चरखे से, तो उसी उद्योग को कुटीर उद्योग कहा जाता था। कुटीर मतलब होता है एक तरह से मानिए आप घर, और उसी को कुटीर उद्योग भी कहा जाता था। तो यहाँ तक आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में समझ आ गया होगा। आज हम लोग बात करेंगे, मैं पीछे भी ये सारी बातें समझा चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर आपको बता देता हूँ कि अगर करघा पर लंबाई में धागा बांधा जाता है, करघा है उस पर लंबाई में अगर धागा बांधा जाता है तो उससे आच्छादन या फिर ताना कहते हैं, इसे इंग्लिश में रैप कहते हैं, WRAP। और अगर चौड़ाई में बांधा जाता है करघे पर धागा, यानी कि चौड़ाई में पिरोए जाने वाले धागे, तो उसे कहते हैं बाना या भरनी, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है वेफ्ट, जब WEFT वेफ्ट। करघे दो प्रकार के होते हैं, एक हस्त करघा जिसे कि हैंडलूम कहा जाता है, करघे को लूम कहा जाता है। तो लूम दो प्रकार के होते हैं, एक हैंडलूम और एक पावर लूम। हैंडलूम मतलब हस्त करघा और पावर लूम मतलब विद्युत करघा। हैंडलूम आपको जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे हैंडलूम मतलब होता है हाथ से चलने वाला करघा, और पावर लूम मतलब उसे चलाने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब उसे चलने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। तो ये विद्युत करघा होता है, इसे कि इंग्लिश में हम लोग पावर लूम कहते हैं। तो इसे चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। सब कुछ आपको नाम में ही दे के बताया गया है। हस्त करघा मतलब हाथ से चलाइए आप, और विद्युत करघा मतलब विद्युत से चलाइए आप। तो इन्हीं बातों को हम लोग लिखेंगे कि हस्त करघा वह करघा होता है, वह करघा, मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते चलिए, जिसे हाथ से चलाया जा सके उसे हस्त करघा कहते हैं। और मैं एक बात और क्लियर करता हूं आपको कि अगर आज कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आपको सुनाई दे रही है तो प्लीज़ मैनेज करके चलिए, क्योंकि आज आपके वीडियो दिन में शूट हो रहे हैं। ऐसे आपके वीडियो जनरली रात के समय में शूट किए जाते हैं। तो थोड़ी सी आवाज़ों को मैनेज करके चलिएगा,
क्योंकि वीडियो आना भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने आज दिन को चुना। और पीडीएफ की बातें मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि टेलीग्राम पे मिलेंगे। एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं कि आपको डाउट ग्रुप जो भी दिया गया है वो आपके डाउट पूछने के लिए दिया गया है कि आप उसमें अपने डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं उसमें जो कि लिंक सेंड कर रहे हैं यूट्यूब से शॉर्ट वीडियो का, तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए, वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। हर एक चीज़ पे नज़र रहती है जो आप गलत करते हैं कमेंट में, हर उस चीज़ को देखा जाता है जो आप कुछ भी सेंड कर रहे होते हो डाउट ग्रुप में। डाउट ग्रुप आपके फ़ायदे के लिए दिया गया है ताकि आपको कोई भी समस्या आए तो वीडियो में अगर आप नहीं पूछ पाते हैं बोल के, वीडियो में सिर्फ आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में ऑप्शन दिया गया है लिखने का, लेकिन मैंने डाउट ग्रुप इसलिए दिया कि आप कुछ बातों को बोल के भी पूछ सकें, इसलिए दिया गया। फ़ोटो भेज के भी पूछ सकें कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की दिक्कत है, समस्या है, तो आने वाली वीडियो में वो डाउट सॉल्व हो रहे होंगे। उसका गलत उपयोग मत कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह करघा जिसे हाथ से चलाया जा सके उसे हस्त करघा कहते हैं, यानी कि हैंडलूम कहते हैं। और विद्युत करघा जो होता है वह करघा जो बिजली से चलाया जा सके। वह करघा जो नहीं जिसे बिजली से चलाया जा सके, या फिर जो बिजली से चले। जिसे बढ़िया से कर दीजिए थोड़ा सा। वह करघा जिसे बिजली से चलाया जा सके उसे विद्युत करघा या फिर पावर लूम कहते हैं। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ साथ नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तंतुओं के प्रकार पे कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जनरली तंतु दो प्रकार के होते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो प्राकृतिक तंतु होता है और दूसरा जो होता है वो कृत्रिम या संश्लेषित तंतु होता है। ठीक, प्राकृतिक तंतु को इंग्लिश में नेचुरल फाइबर कहा जाता है और दूसरा जैसे कि सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर कहा जाता है। तंतु दो प्रकार के होते हैं, पहला नेचुरल फाइबर, दूसरा सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल फाइबर, जिसे कि हिंदी में पहला प्राकृतिक तंतु बोलते हैं, दूसरा आर्टिफिशियल यानी कि संश्लेषित और सिंथेटिक और आर्टिफिशियल यानी कि संश्लेषित और कृत्रिम तंतु भी कहा जाता है। प्राकृतिक तंतु भी दो प्रकार के होते हैं, एक पादप या वानस्पतिक तंतु जिसे कि एनिमल फाइबर कहा जाता है और दूसरा एक वानस्पतिक या पादप तंतु जिसे कि प्लांट फाइबर कहा जाता है। वानस्पतिक तंतु को प्लांट फाइबर कहा जाता है। जस्ट 1 सेकेंड, बिजली कट हो गया थोड़ा सा। हाँ भाई, तो अब आ चुकी है लाइन पावर। तो चलिए पावर लूम की बात कर रहे थे तो पावर ही चली गई, लेकिन अब हम बात करेंगे, पावर लूम खत्म हो चुका है हमारा। तो हम बात कर रहे थे प्राकृतिक तंतु भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि नेचुरल फाइबर भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो फाइबर होते हैं जो कि हमें पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर वनस्पति भी होते हैं, पौधों को हम लोग बोलते हैं, वनस्पति भी बोलते हैं पौधों को। तो वानस्पतिक तंतु भी बोल सकते हैं हम लोग या फिर पादप तंतु भी बोल सकते हैं, जिसे कि इंग्लिश में प्लांट फाइबर्स कहा जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है जंतुक तंतु, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में एनिमल फाइबर कहते हैं। जंतुक तंतु मतलब वो सिर्फ हमें एनिमल से ही प्राप्त होता है। पादप या वनस्पतिक तंतु पौधों से प्राप्त होगा, जंतुक तंतु जंतु से प्राप्त होता है। तंतु के दो प्रकार होते हैं, पहला प्राकृतिक तंतु और दूसरा संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु मतलब जो कि हमें पौधों या फिर जानवरों से प्राप्त होता है, और संश्लेषित तंतु मतलब जिसे कि हम लोग खुद बनाते हैं, जिसे कि मानव बनाता है, यानी कि मानवकृत तंतु भी उसे कहा जाता है, मानव मेड फाइबर्स भी उसे कहा जाता है। तो यहाँ तक अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो आप एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, फिर इन सभी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से और कुछ और बातों को जानते हैं।
तो हेडिंग लगाइए आप लोग तंतुओं के प्रकार। तंतुओं के प्रकार हेडिंग में हम लोग लिखेंगे तंतुओं के प्रकार। तंतुओं के, क्या यहाँ तक आपको दिख रहा है मेरे भाई? ज़्यादा ऊपर हो गया थोड़ा सा। तंतुओं के प्रकार, ठीक। तो यहाँ पे तंतुओं के प्रकार कितने होते हैं? तो यहाँ पे तंतुओं के प्रकार होते हैं दो। पहला जो प्रकार होता है वो होता है कि पहला जो होता है वो होता है प्राकृतिक। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि तंतुओं के दो प्रकार होते हैं। तंतुओं के दो प्रकार होते हैं। तंतुओं के दो प्रकार होते हैं। तंतुओं के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन सा? पहला हो गया आपका प्राकृतिक तंतु जिसे कि इंग्लिश में नेचुरल फाइबर कहा जाता है। नेचुरल FIBRES नेचुरल फाइबर्स। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है संश्लेषित या कृत्रिम तंतु, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में सिंथेटिक SYNTHETIC सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं, जिसे कि हम लोग आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। यानी कि सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर मीन्स संश्लेषित या कृत्रिम तंतु। अब मैं बात करूं कि भाई प्राकृतिक तंतु, तो हेडिंग लगाइएगा प्राकृतिक तंतु। तो प्राकृतिक तंतु भी दो प्रकार का ही होता है। प्राकृतिक तंतु जिसे इंग्लिश में नेचुरल फाइबर कहा जाता है। नेचुरल NATURALFIBRE नेचुरल फाइबर। तो भैया ये भी दो प्रकार का ही होता है। नेचुरल फाइबर भी दो ही प्रकार का होता है। एक होता है जो कि हम पादप से प्राप्त करते हैं और दूसरा होता है जो कि हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि प्राकृतिक तंतु भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया आपका पादप तंतु या फिर वानस्पतिक तंतु। या वानस्पतिक तंतु, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि प्लांट फाइबर। और अगर आपको अभी लग रहा है कि भैया प्लांट फाइबर कैसे होगा, तो वो भी हम लोग जानेंगे अगले मतलब आगे इससे थोड़ा सा। आज हम लोग प्लांट फाइबर की बात करेंगे, तो घबराना नहीं है। हाँ, तो प्लांट फाइबर की बात करेंगे हम लोग आज। तो देखिए दूसरा हो जाता है जंतु तंतु, जो कि एनिमल से प्राप्त होता है। वो अगर ये भाई तुमको पता नहीं है जंतु तंतु क्या है, तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जंतु तंतु जो तुम ऊन का स्वेटर पहनते हो ठंडी में खरीदते हो, वो तो जंतु से आता है मेरे भाई।
सिल्क जो आती है वो भी तो जंतु से ही आते हैं। तो आपसे सवाल ये किया जा सकता है कि जंतु तंतुओं के नाम लिखें या पादप तंतुओं के नाम लिखें, या फिर ये दे सकता है कि ऊन और रेशम किस तंतु के उदाहरण हैं, उसमें दे सकता है पादप तंतु, जंतु तंतु, और कुछ भी डाल देगा 2 एग्जाम्पल, तो आपको वहाँ पे जंतु तंतु ही मारना है। वहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो दैट मीन्स कि आपके भाई तो गए नंबर। इसलिए आराम से सोच समझ के यहाँ पे पढ़ना है। कोई भी दिक्कत हो वीडियो में कमेंट में पूछिएगा, आपके आंसर्स आपको कमेंट में मिलेंगे या फिर अगले वीडियो में सॉल्व हो रहे होंगे। तो जंतु तंतु की मैं बात करूँ, जंतु तंतु जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर्स। तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग पादप तंतु या फिर वनस्पतिक तंतु की बात करेंगे जिसे कि कहते हैं प्लांट फाइबर। तो फटाफट आप लोग यहाँ तक इसे नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए। तो यहाँ तक अगर आपका हो चुका है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, तो यहाँ तक हो चुका है। तो आप लोग हेडिंग लगाइए कि पादप या वानस्पतिक तंतु। हेडिंग लगाइए आप लोग पादप या वनस्पतिक तंतु। पादप या फिर वानस्पतिक तंतु। पादप या वानस्पतिक तंतु। तो हेडिंग में पादप या वानस्पतिक तंतु डालते हैं हम लोग। पादप या वानस्पतिक तंतु। इंग्लिश में पहले लिख चुका हूँ ब्रो, वहाँ से देख के लिख लेना तुम लोग। तो देखिए, पादप या वानस्पतिक तंतु की हम लोग बात करें तो ऐसा तंतु जो पौधों से प्राप्त होता है उसे ही तो पादप तंतु कह सकते हैं। पादप को ही वानस्पतिक हम लोग बोलते हैं, वनस्पति बोलते हैं। तो वानस्पतिक तंतु भी वही हुआ। तो पादप तंतु कहिए या फिर वानस्पतिक तंतु कहिए, उससे वह प्राप्त होगा हमें सिर्फ और सिर्फ पौधों से। तो उसी को हम लोग पादप तंतु या फिर वानस्पतिक तंतु कहते हैं, या फिर पादप रेशे भी कह देते हैं कई बार। तो सेम चीज़ है, तंतु बोलिए या फिर रेशे, दोनों सेम है। अब जैसे मैं बात करूं, कपास क्या है? कपास पौधों से प्राप्त होने वाला रेशा है। तो कपास एक वानस्पतिक तंतु है। मैं बात करूं, कपास को इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। पटसन की मैं बात करूं, इसे जूट कहते हैं हम लोग, जो कि पटुआ नामक पौधे से प्राप्त होता है। उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? वानस्पतिक तंतु कहते हैं या फिर पादप तंतु कहते हैं, क्योंकि वो भी हमें पादप से ही प्राप्त हो रहा है। सन की मैं बात करूं या फिर लिनन की मैं बात करूं, उसे इंग्लिश में लिनन ही कहते हैं। पटसन को जूट कहते हैं इंग्लिश में, या फिर जूट हिंदी में भी उसे जूट ही कहते हैं। तो लिनन की मैं बात करूं तो ये सभी क्या है? पादप तंतु हैं। ये सभी हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। और
कुछ अन्य वानस्पतिक पौधे भी हैं, कुछ ऐसे वानस्पतिक पौधे भी हैं जिनसे रेशे हमें मिलते हैं, लेकिन उनकी रेशे क्या होते हैं, कड़े होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं नारियल की, जैसे कि इंग्लिश में कोकोनट कहा जाता है, अनानास की जैसे कि मैं इंग्लिश में पाइनएप्पल कहा जाता है, और सीसिल की जैसे कि इंग्लिश में सीसलिंग कहा जाता है। तो इनसे जो पौधे हमें इनसे जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं वो कठोर होते हैं और यानी कि कड़े होते हैं, और इनका उपयोग वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता। इनसे अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं जूट का एग्जांपल लेता हूं, तो जूट के कपड़े नहीं बनते, उनसे बनते हैं बोरे। अनाज भंडारण के लिए बोरों को बनाया जाता है, ताकि आपका जो अनाज है वो भंडारण जो है वो बोरे में किए जाए और एक दूसरे से दूसरी जगह पे उसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो इसीलिए उसका उपयोग क्या होता है कि जूट के बोरे बनाने में किया जाता है। भाई कोई बोरा पहन के नहीं चल सकता ना शरीर पे, इसीलिए। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे कि पहले हम लोग लिखेंगे कि वानस्पतिक या पादप तंतु हम लोग किसे कहते हैं। ऐसे तंतु जो पादपों, मैं सोचा था पौधों लिखने का, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे तंतु जो पादपों या पौधों से प्राप्त होता है, उसी को तो भाई पादप तंतु, या फिर आप इसे एक बार क्या कर लीजिए, एक बार के लिए पादप तंतु, पादप या फिर रेशे भी कर लीजिए, ये भी रहने दीजिए, रेशे। अब तो समझ में आ गया कि पादप, रेशे, तंतु या फिर वानस्पति, कुछ भी पूछ दे जिसमें पादप या वानस्पति लगा हो, रेशा पूछे या फिर तंतु पूछे, डेफिनेशन हमेशा सेम रहेगा। तो ऐसे तंतु जो पादप या फिर पौधों से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वानस्पतिक तंतु या फिर पादप तंतु। जिसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं बात करूं कपास की, तो कपास एक पादप तंतु है, इंग्लिश में इसे कॉटन कहा जाता है, ये तो तुम लोगों को पता ही होना चाहिए। पटसन की मैं बात करूं, पटसन या फिर जूट भी जिसे हम लोग कहते हैं, पटसन या जूट, जिसे कि इंग्लिश में जूट ही कहा जाता है। मैं बात करूं सन या लिनन की, जिसे कि इंग्लिश में लिनन ही कहा जाता है, LINEN, लिनन ही जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, आने वाले क्लासेस में आपको और एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ अन्य रेशेदार वनस्पति भी होते हैं, जिनसे प्राप्त जो रेशे होते हैं वो थोड़े कठोर होते हैं, इसलिए उनका उपयोग वस्त्र बनाने में नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कुछ अन्य रेशेदार वनस्पति, कुछ अन्य रेशेदार वनस्पति, कुछ अन्य रेशेदार वनस्पति, ठीक, कुछ अन्य रेशेदार वनस्पति। तो आप इसका एग्जाम मैंने आपको अभी पीछे समझाया है, आप कमेंट में फटाक से बताइए नाम कि कौन कौन से अन्य रेशेदार वनस्पति हैं जिसका उपयोग की वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता है। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे भैया नारियल। क्या कभी कोई नारियल का कपड़ा पहन के घूमा है? नहीं, जिसे कि इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं, कोकोनट। गुड इंग्लिश में गलत है, COCOANUT है। अभी मुझे याद था इसलिए मैंने बता दिया कि गुड इंग्लिश देखे कोकोनट का एग्जाम्पल मेरे पे गलत नहीं चिपकाइए कि गलत है आपका, ऐसा नहीं है, गुड इंग्लिश में ही गलत होगा। एक किताब में मैंने देखा था गुड इंग्लिश में थोड़ा सा रॉन्ग था। और बात करूं मैं अनानास की,
अनानास, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है ये भी पता नहीं है क्या भाई, पाइनएप्पल। बात करूँ मैं सीसल की, सीसल जिसे कि इंग्लिश में SISAL का यानी कि सीसल ही कहा जाता है। तो क्या होते हैं कि इनसे जो प्राप्त तंतु होते हैं वो कड़े होते हैं। इनसे प्राप्त तंतु क्या होते हैं, इन सभी से प्राप्त तंतु कड़े होते हैं, इसलिए इनका उपयोग क्या होता है कि वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता। इसीलिए इनसे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए इनसे वस्त्र नहीं बनाए जाते, यानी कि इनका उपयोग वस्त्र बनाने के लिए होता ही नहीं। इनसे अन्य प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, यानी कि इनसे अन्य वस्तु बनाए जाते हैं। इनसे अन्य वस्तु बनाए जाते हैं। अब भाई क्या बनाया जाता है वो हम लोग आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे। तो इनका उपयोग वस्त्र बनाने के लिए नहीं होता है। कड़ा वस्त्र पहन के कैसे चलोगे भाई रोड पे, जब वो खुद तुम्हें चुभने लगेगा तो बताओ। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए किसी को भी। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कपास की, कपास के उपयोग की, पटसन की, जूट की और जूट के उपयोग की। तो यहाँ तक आप लोग इसे पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग। तो देखिए कॉटन कपास की बात करते हैं हम लोग। तो वस्त्र उद्योग में जो है कि सबसे प्राचीन कपास जो है सबसे वस्त्र उद्योग में सबसे प्राचीन और लोकप्रिय फसल रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियल क्रॉप वो रहा है। इसे जो है कपास को कपास के पौधों से प्राप्त किया जाता है। कपास को कपास के पौधों से प्राप्त किया जाता है। यह जो है उष्ण जलवायु और काली मृदा में उगाए जाते हैं। काली मृदा और उष्ण जलवायु में इसकी खेती की जाती है। और देश में यह जो है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में उगाया जाता है। यानी कि कपास को कपास के पौधों से प्राप्त किया जाता है। यह सबसे लोकप्रिय और सबसे प्राचीन फसल रहा है वस्त्र उद्योग में, यानी कि इंडस्ट्रियल क्रॉप रहा है ये। इसे कपास के पौधों से प्राप्त किया जाता है। इसे सामान्यतः काली मिट्टी और उष्ण जलवायु में इसकी खेती की जाती है। और देश में यह सामान्यतः गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में उगाया जाता है। तो इन सभी बातों को हम लोग लिखेंगे। कपास जो है कि कपास गोलक होता है या फिर बीज फली होती है, जिसे कि कॉटन बॉल हम लोग कहते हैं, कॉटन बॉल। तो बीज के समान की रचना होती है जो बढ़ के नींबू की साइज़ की हो जाती है, यानी कि पहले छोटा होता है फिर बढ़ के नींबू की साइज़ का हो जाता है। उसी को हम लोग कपास गोलक या फिर बीज फली कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में कॉटन बॉल कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे कि कपास के फूल शुरू में पीले रंग के होते हैं, यानी कि प्रारंभ में पीले रंग के होते हैं। फिर परिपक्व हो जाने के बाद यह
धीरे धीरे गुलाबी रंग का हो जाता है और हल्के लाल रंग का हो जाता है। परिपक्व हो जाने के बाद फूलों की पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं तो कॉटन बॉल दिखने लगता है हमें। तो यहाँ तक हम लोग लिखेंगे। और जब परिपक्व हो जाता है कॉटन बॉल तो उसका रंग जो होता है गोलक का जो रंग होता है, कपास गोलक का रंग, वो भूरे रंग का हो जाता है। कपास गोलक का रंग कैसा हो जाता है? भूरे रंग का। कपास को बीजों से जो जब अलग किया जाता है, देखिए अब कपास को बीज से भी अलग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कपास ओटना, जिसे कि इंग्लिश में गिनिंग कहते हैं। कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे ओटनी नामक यंत्र कहा जाता है, यानी कि गीन नामक मशीन कहा जाता है। आराम से समझिएगा, कपास को उसके बीज से अलग करने की प्रक्रिया बोलिए ओटना, ठीक, कपास ओटना। और उस विधि में उपयोग होने वाले यंत्र ओटनी यानी कि गीन, मंत्र नहीं यंत्र। तो भाई यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को लिखेंगे। कपास गोलक वाला मैं बात नहीं लिख रहा हूँ ताकि वो उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं कि आपसे कौन पूछे कपास गोलक किसे कहते हैं। एक बीज की संरचना होती है जो बड़की नींबू की साइज़ की हो जाती है, उसी को कपास गोलक कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों पे उतना ध्यान दिया नहीं जाता, इसलिए मैं उसे लिख भी नहीं रहा हूँ। आप लोग अपने से एक बार पढ़ लेना, देख लेना, वीडियो में सुन लेना आराम से। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी भाई किसके बारे में? कपास के बारे में, यानी कि जिसे कि हम लोग इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। कॉटन कहते हैं, ठीक। तो ये जो है वस्त्र उद्योग में सबसे प्राचीन व लोकप्रिय फसल रहा है, यानी कि सबसे प्राचीन व लोकप्रिय फसल, व लोकप्रिय औद्योगिक फसल। जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल क्रॉप, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल क्रॉप। तो इंडस्ट्रियल क्रॉप रहा है और इसे कपास नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। कपास के पौधों से प्राप्त होता, कपास के पौधों से प्राप्त होता है, ठीक। और मैं बात करूं कि यह इसकी खेती जो होती है वो काली मृदा और उष्ण जलवायु में की जाती है। इसकी खेती काली मृदा व उष्ण जलवायु में की जाती है। काली मृदा व उष्ण जलवायु में की जाती है।
तो इसकी खेती क्या होती है, काली मृदा और उष्ण जलवायु में की जाती है। और इसकी जो खेती होती है वो देश में, इसकी जो खेती होती है वो देश में सामान्यतः गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व कर्नाटक में की जाती है। अरे भाई साहब गलत क्यों लिख रहे हो भाई, की जाती है। तो देश में सामान्यतः जो होती है कपास की खेती वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व कर्नाटक में की जाती है। तो कपास गोलक और बीजफली के बारे में मैं नहीं लिख रहा। कपास से बीजों को अलग करने की विधि, कपास से बीजों को अलग करने की विधि कपास ओटना यानी कि GINNING, गीनिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं, गीनिंग। कपास से बीजों को अलग करने की विधि कपास ओटना कहलाती है। कपास ओटना कहलाती है। क्या यहाँ तक आपको दिख रहा है? हाँ, कपास ओटना कहलाती है, ठीक। और इसमें जो यंत्र उपयोग किया जाता है, इस प्रोसेस में जो यंत्र किया जाता है ओटनी नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ओटनी, प्रोसेस गीनिंग, तो मशीन का नाम गीन नामक यंत्र का उपयोग होता है इस प्रोसेस को करने के लिए, यानी कि बीज को अलग करने के लिए। तो यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए। यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए। कपास हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और हम आज अब बात करेंगे कि कपास के कार्य क्या क्या हैं। आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए।
यहाँ तक आप लोग इसे फटाक से नोट कीजिए। तो देखिए, अब हम लोग कपास के उपयोग की बात करते हैं। कपास से कई प्रकार के क्या होते हैं, धागे बनाए जाते हैं। वीडियो तो चल रही है। कपास से मैं बीच बीच में थोड़ा सा वीडियो देखता हूँ कि आपकी वीडियो क्या चल रही है कि नहीं, क्योंकि भाई 2 बार पहले हो चुका है, 3 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, एक भी सब आधे में जाके ख़त्म हो गया, इसलिए अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है वीडियो पे चल रहा है कि नहीं। पीछे स्क्रीन लगा हुआ है। तो देखिए, कपास से कई प्रकार के धागे बनाए जाते हैं, ठीक। इससे विशेष प्रकार का कागज़ भी बनाया जाता है। कपास से विशेष प्रकार का कागज़ बनाया जाता है, विशेष प्रकार का कई प्रकार का धागा भी बनाया जाता है, और गन कॉटन नामक बारूद भी बनाया जाता है। कपास से गद्दे, रजाई और कुशन भी भरे जाते हैं, और कपास के बीजों से तेल भी निकाला जाता है, जिसे कि खाद्य रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक चलिए लिखिए। अगर आपका नोट डाउन हो गया है तो मैं इसे मिटाता हूँ। ओहो, एक बार फिर बिजली कट हो चुका है भाई, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, फिर मैं आपके लेक्चर्स लेता हूँ। तो चलिए देखिए कि भाई कपास का उपयोग क्या क्या है। थोड़ा सा बिजली कट गया था, इसलिए कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो कपास के उपयोग क्या क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालिए आप लोग, कपास के उपयोग। तो इससे कई प्रकार के क्या होते हैं, धागे बनाए जाते हैं। कई प्रकार के धागे बनाए जाते हैं। कई प्रकार के धागे बनाए जाते हैं। किससे? कपास से, ठीक। पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग यह है कि इससे विशेष प्रकार का कागज बनाया जाता है। विशेष प्रकार के कागज बनाए जाते हैं, ठीक। तीसरे की मैं बात करूं तो विशेष प्रकार कागज़ के साथ साथ गन कॉटन नामक बारूद भी बनाया जाता है। तो कपास से गन कॉटन नामक बारूद बनाया जाता है। गन कॉटन इंग्लिश में भी इसे गन कॉटन ही कहा जाता है, COTTON। गन कॉटन नामक बारूद बनाए जाते हैं। किससे? कपास से। और मैं बात करूं चौथे नंबर की, तो कपास से क्या क्या बनाए जा सकते हैं। कपास से गद्दे, रजाई व कुशन आदि भी भरे जा सकते हैं। रजाई, तकिया वो कुशन भरे जाते हैं। कुशन भरे जाते हैं। और मैं बात करूं, जो इसका बीज होता है उससे तेल तैयार किया जाता है, यानी कि कपास के बीजों से तेल निकाला जाता है। कपास के बीजों से तेल
निकाला जाता है और ये जो तेल होता है इसे खाद्य रूप में उपयोग किया जाता है। ये जो तेल है खाद्य रूप में इसका उपयोग किया जाता है, खाद्य रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग एक बार इसे नोट डाउन कीजिए। फिर बच जाता है हमारा कपास, के बाद कपास के उपयोग तक हम लोग कर लिए हैं। फिर बच जाता है हमारा पटसन और जूट, पटसन और जूट, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे और प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि अगले लेक्चर्स में हो सकता है ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए। में भी हो सकता है वो 1 घंटा से 1.5 घंटे के बीच का लेक्चर हो। उसमें कोशिश करूँगा मैं कि आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, यानी कि इस जो लेक्चर आएगा उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5 की, जिसमें है पदार्थों का समूह बनना। इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसमें बहुत मज़ा आने वाला है मेरे भाई, दिल थाम के बैठो एकदम। और अगर यहाँ से तुम लोग पिछले लेक्चर्स देख के नहीं आ रहे हो देन अब मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी समस्या खड़ी होने वाली है तुम लोग के सामने, इसीलिए पिछले चीज़ को रिलेट करते हुए चलिएगा। तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग 2 मिनट का समय है, इसे नोट कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करके रखिएगा पूरा आने। और आपको जो भी PDF चाहिए वो टेलीग्राम पे मिलेगा। डाउट ग्रुप में भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे भी डाउट पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आती है आप हमसे कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और उन्हें भी बताइए इनॉक्स एकेडमी के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले आने वाले लेक्चर में, जिसमें कि करेंगे हम इस चैप्टर को ख़त्म। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।